काइनेमेटिक्स के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटीग्रेशन को समझें। जैसे मैंने आपको इससे पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए, सिमिलरली एक इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। जैसे आपने देखा था v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी था। ओके, सिमिलरली ये तो डिफरेंशिएशन हो गई, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये इंटीग्रेशन होगी ऑफ दिस फंक्शन f विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू x। ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब ये फंक्शन जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट अस सपोज e रेज़ टू पावर x या फिर x स्क्वायर, मतलब x के साथ ये फंक्शन वेरी कर रहा है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट होता है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई कर्व है और हमने एफ ऑफ एक्स का कर्व प्लॉट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो ये इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली में क्या देगा, वो एरिया अंडर द कर्व देगा। यानी ये जो हमारा कर्व है इसके नीचे जो एरिया बन रहा है वो देगा। अब ये जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन के अंदर हम लिमिट्स के अंदर काम करते हैं। जैसे आपका वो था, अगर आपको डिस्टेंस, जैसे आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, अगर इसको हमको कैलकुलेट करना हो, हमको वेलोसिटी बताओ और हमको टाइम t की वैल्यूज पता हो। जैसे कि टाइम 2 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है t1 और टाइम 2 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक जा रहा है, ठीक है। इतने टाइम तक ये ट्रैवल कर रहा है और इस टाइम के बीच में हमको वेलोसिटी पता है। लेट अस सपोज वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करा। इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि dx निकालना है। ये dx कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये इंटीग्रेशन होता है फ्रॉम x1 टू x2, यानी x1 टू x2 का मतलब क्या है, ये लिमिट्स होती हैं। x1 का मतलब क्या है, इनिशियली ये किस पॉइंट पे था। इनिशियली ये x पॉइंट पे था, x1 पॉइंट पे। फाइनली आफ्टर 4 सेकेंड्स ये x2 डिस्टेंस पर आ गया और यहां पर आप लिमिट डालेंगे फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। वेलोसिटी आप 5 मीटर पर सेकेंड डालेंगे, ठीक है। ये होती है लिमिट्स। अब सिमिलरली इसको अगर मैं फिजिकली आपको ग्राफ्स के थ्रू समझाऊं तो उसके अंदर क्या आएगा कि ये जो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, वेलोसिटी क्योंकि आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है ये वेरी कर रहा है। अगर आपको मैंने कर्व्स पढ़े हो आपने, x अगर इस पर है, टाइम ये है, ठीक है, तो जो हमारी वेलोसिटी आती है वो कांस्टेंट आती है, ठीक है। वेलोसिटी जो आएगी वो, अरे यार वो स्लोप आती है ना, ये तो डिस्टेंस हो गई, दद्दू रोक ना उसको। अब अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊं तो वो क्या होगा कि अगर हम कर्व प्लॉट करें इस फंक्शन वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी टाइम t पे डिपेंड कर रही है। अभी तो एक तरह से ये कांस्टेंट हमने मान लिया है 5 मीटर पर सेकेंड, बट वो आगे बताऊंगा कि टाइम t पे जब डिपेंड करेगी तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का कर्व बनाऊं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा कुछ इस तरीका। ये कांस्टेंट लाइन है क्योंकि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही थी। अब एरिया अंडर द कर्व, यानी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टाइम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना ट्रैवल करा, ये क्या होगा, ये एरिया। ये होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो हमारा इसका जो एरिया आएगा ना, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो इसकी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है 5 इंटू 4 माइनस 2, तो 5 इंटू 4 माइनस 2 ये आया। ये कैसे आता है, ये एक्चुअली होता है v जो है ये हमारी कांस्टेंट है 5, तो 5 हमारा कॉमन आ गया और अंदर इंटीग्रेशन में dt का इंटीग्रेशन, सिंपल dt का इंटीग्रेशन होता है t और इसकी वैल्यू आती है 2 to 4, ठीक है। तो आप इसके अंदर बस ये क्या करते हैं, इससे क्या आया, ये लिमिट से ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, और इसको आप सीधे लिखते हैं 5 इंटू ऑफ टी इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी फाइनल वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, टी इनिशियल वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। तो दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 4 माइनस 2, दिस इज 10 मीटर।
ये तो आपका इंटीग्रेशन से आया। अब अगर आप इसका एरिया भी देखें तो वो कितना होगा, ये वैल्यू है 5, ठीक है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा इसका फॉर्मूला, वो कितना होगा, ये इंटरवल कितना है 2 और ये कितना है 5, तो एरिया कितना होगा 5 इंटू 2, दिस इज 10 मीटर। तो आपने देखा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल आपका जो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो वैल्यू वही आती है जो आपकी इंटीग्रेशन से निकलती है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस कि आपको कभी भी इंटीग्रेशन करना हो, आपको जब भी डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले दिए हों या लिमिट्स आपको जब दी होती हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो आप उसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करके आप वापस उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब जब आपको ऐसा फॉर्मूला दिया हो, इसकी जगह मैंने आपको और भी फॉर्मूले बताए थे जो कि था a इज इक्वल्स टू dv/dt। ऐसे फॉर्मूले में भी अगर आपको a की वैल्यू गिवन हो, a कांस्टेंट हो या t के साथ वेरी कर रहा हो या जो मर्जी हो, उसके अंदर जब आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होती है किसी इंटरवल के अंदर, ये इंटरवल कुछ भी हो सकता था, ये इंटरवल हो सकता है फ्रॉम 0 टू टाइम t कुछ भी हो सकता है, यानी 4 सेकेंड अगर मैं 0 टू 4 सेकेंड भी निकालता तब भी सेम वैल्यूज आती। इसके अंदर आप एक्सेलरेशन अभी जो हमने फॉर्मूले बताए थे आपको, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और जो भी आप अगर आपने आगे भी पढ़े हो या जो भी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। बट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती उन केसेस के अंदर आपको वो वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो आपके फॉर्मूले नहीं लगेंगे। वो जो तीन आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, उन केसेस के अंदर आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का यूज़ आप इस तरीके से करेंगे। जैसे लेट अस सपोज आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू लेट अस सपोज 5t² है, ओके। अब आपको फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड से या फ्रॉम 0 से 5 सेकेंड तक के बीच में इसकी कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये फाइंड आउट करनी है। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी, इसको इधर ले जाकर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, और आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू v की 0 थी, ओके। इनिशियली हमारा जो कार थी लेट अस सपोज वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, और उसके अंदर हमने जब पेडल दबाया तो एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी कर रही थी, a इज इक्वल्स टू 5 इंटू t², और हमको बताना है कि एट द टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी। तो वो आप कैसे निकालेंगे, इनिशियली आपको पता है यहाँ पे वैल्यू 0 थी, फाइनली हम मान लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू कुछ v हो जाती है, और इनिशियल टाइम 0 था, फाइनली कितना हो गया 5। आप यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और v माइनस 0 जो कि फाइनल माइनस इनिशियल होती है इज इक्वल्स टू 5t² इंटू डी टी, और इसकी वैल्यूज डालेंगे फ्रॉम 0 टू 5, ओके। अब ऐसी टर्म का इंटीग्रेशन, इसके फॉर्मूला आपके बुकलेट्स में दे रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 5q कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है t³/3, और फिर आप इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे फ्रॉम 0 टू 5, ओके। अब फाइनल वैल्यू क्या है 5, आप 5 की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि है यहाँ पे 0 डालेंगे, जो कि आएगी 5 इंटू ऑफ 5³ माइनस 0/3 का, ये आपकी वैल्यू आएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म तो 0 ही है, और ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी एक्सेलरेशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस टाइम पे आप जो वेलोसिटी की वैल्यूज निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे। अब एक और चीज़ में अब जो मैंने आपको लिमिट्स वाले जो इंटीग्रेशन के अभी रूल्स बताए, वो एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसके अंदर हमको लिमिट्स नहीं पता होती। जैसे कि अगर हमको गिवन होता a इज इक्वल्स टू 5t², ओके, एंड टाइम t, किसी भी टाइम t पर हमको वेलोसिटी का वेरिएशन निकालना था, मतलब वेलोसिटी टाइम की वजह से किस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है, टाइम पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ हमको निकालनी है। तो ये हम निकालते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करके। जैसे आप क्या करेंगे, इसको dv इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल्स टू a इंटू डी टी, ठीक है। जब आपको लिमिट्स नहीं पता होती तो आप क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर वैल्यूज डाल के इंटू डी टी एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं, ये एक प्लस c लगा देते हैं, जो आपका फाइनल वैल्यू आती है इसमें एक प्लस c लगा देते हैं।
ये जो c होता है ये कोई भी कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब आपको कोई भी कंडीशन पता हो। कंडीशन कौन सी वाली, जो आपने इनिशियली लगाई थी। जैसे आपको शुरू में पता था कि वेलोसिटी 0 है व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। ओके, जब आप ये वाली कंडीशन लगाएंगे तब आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर आप इसको यहीं पर इंटीग्रेट करें इनडेफिनेट को, तो वो आएगा ये आपकी इक्वेशन बनेगी फाइनल। अब अगर आपको यहां पर c की वैल्यू बतानी हो, ठीक है, ये तो हो गया वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन, लेकिन इसके अंदर एक c वैल्यू है जो आपको नहीं पता, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप ये वाली इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन आपने लगाई v इज इक्वल्स टू 0 है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर 0 डालेंगे, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस c। तो इससे क्या आया आपका, ये इक्वेशन बनी, इससे आया c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो बन गई v इज इक्वल्स टू 5t³/3। सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी इंटीग्रल। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द इंटीग्रल। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स कभी भी इक्वल नहीं होती। इट डिपेंड्स, कभी कभार इक्वल होती हैं, बट इट डिपेंड्स कि उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं वो वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो जाती है तो डिस्टेंस, उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहती। जैसे कि अगर एक कार है वो रोड पे चलती है, वो इनिशियली इस वेलोसिटी से जा रही थी, ये वेलोसिटी, ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी। ओके, और किसी टाइम पर एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आ जाती है, और पार्टिकल फाइनली ऐसे जाकर ये वाला पाथ फॉलो करता है। तो इस केस में अगर हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में देखें तो ये क्या होगा, ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसी केस में अगर हमको डिस्टेंस बताना हो तो वो कितना होगा, दिस टोटल डिस्टेंस, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। ओके, तो सिमिलरली अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें v इज इक्वल्स टू dx/dt, तो इससे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे x को, जैसे dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं v dt, तो इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है, क्योंकि अगर आपका कर्व, लेट अस सपोज वेलोसिटी और टाइम का कर्व कुछ ऐसा हो, ओके, और आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है, तो उन केसेस के अंदर क्या होता है, आपके इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो इस एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी कर्व होगा, इसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले अपने आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और इस वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। मतलब लेट अस सपोज कि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, x आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू A1 माइनस A2, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन अगर आपको ग्राफ्स के थ्रू डिस्टेंस बताना है, तो मैंने आपको आगे भी बताऊंगा या फिर बता चुका कि जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करने को बोला गया है तो आप लिखेंगे सिंपली A1 प्लस A2, ये आपका डिस्टेंस होता है। तो जो इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले होते हैं वो इस एरिया को अपने आप नेगेटिव ले लेते हैं, इसलिए हमेशा यहां पर डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इसके अंदर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी साइन टी की तरीके से वेरी कर रही है। इट इज वेरिंग विद टी लाइक साइन टी। ओके, तो इसका कर्व कुछ ऐसा प्लॉट होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी। अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना हो, dx निकालना हो, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन टी इंटू डी टी। अगर आप यहां से देखें, साइन टी का कर्व अगर 2 पाई तक क्या हो रहा है, अभी जो मैंने आपको बताया उसके अंदर क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। और आप जानते हैं कि साइन टी का जो कर्व होता है उसके अंदर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू सेम होती है। अगर ये a है तो ये भी a है, तो आपकी dx की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस a। ओके, तो दैट विल कम आउट टू बी 0। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस बतानी हो तो आप डिस्टेंस किस तरीके से बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो आपका कर्व है, लेट अस सपोज कि ये साइन टी ना होता, ये कोई एफ टी होता।
तो अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे एफ टी की वैल्यू। एफ टी ये जो हमारा कर्व है ये किन किन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है। ओके, जो हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अब साइन टी के केस के अंदर ये पाई वैल्यू पर, जब टी जो है पाई वैल्यू लेती है तब ये वैल्यू जीरो हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर आप क्या करेंगे, इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे साइन टी इंटू डी टी, ठीक है, और इसका मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब नेगेटिव भी जो वैल्यूज होती हैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, मॉड तो आपको पता होगा। और एक और ले लेंगे, इसको इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं हम, साइन टी डी टी। ओके, तो दो इंटरवल बना लिए और इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज ले ली। उससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है ए, ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए, बट क्योंकि इसका मॉड ले लिया तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस ए। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ओके, अगर आपको डिफरेंशिएट ये इंटीग्रेशन यूज करके ही कैलकुलेट करना हो, सो दिस इज द वे। अब आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले में समझाता हूं। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे क्योंकि दीज आर एक्चुअली द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इतना यूज होता है कि आपको इनका हैबिचुअल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आपको x रेज टू पावर n dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसकी वैल्यू होती है x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट अस सपोज कि n की वैल्यू 0 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी dx की x रेज टू पावर 0 प्लस वन विच इज 1 अपॉन 1 प्लस c। तो dx की डिफरेंस कितनी आई x प्लस c। आपका यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यानी आपकी जो इंटीग्रेशन है वो कैसी है x dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x रेज टू पावर n प्लस वन विच इज 1 प्लस वन 2 अपॉन 2 प्लस c एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यूज डालकर आप अलग अलग फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर a रेज टू पावर x dx है, a कोई भी एक कांस्टेंट है, लेट अस सपोज 5 रेज टू पावर x, ये हमारी कांस्टेंट है, तो उस केस के अंदर आपका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है a रेज टू पावर x अपॉन ln a। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, दिस इज ln a और log a नहीं है ये। ln a और log a में क्या डिफरेंस होता है कि जो इनका बेस होता है ln के अंदर जो इसका बेस होता है ये e होता है, और log के अंदर log का जो बेस होता है ये 10 होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी लोग मिस्टेक करते हैं। आप यहाँ पर ln a ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस c। एक चीज अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के कंप्लीट ऑपोजिट है। जैसे अगर आपको x रेज टू पावर n इसका डिफरेंशिएशन करना होता था अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी n इंटू एक्स रेज टू पावर ऑफ n माइनस वन, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें, इसको अगर मैं dx को इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दूं d ऑफ x रेज टू पावर n, और इस n को मैं नीचे ले आऊं और यहाँ पे कर देता हूँ x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, और दोनों जगह इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। तो एक तरह से मेरा क्या आ जाएगा x रेज टू पावर n बाय n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर अगर आप n माइनस वन को n पुट कर दें, यानी या फिर n माइनस वन को आप कुछ भी b पुट कर देते हैं सपोज, तो यहाँ पर आएगा n की वैल्यू कितनी होगी b प्लस वन, यहाँ पर आया b प्लस वन अपॉन b प्लस वन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर b इंटू डी एक्स। तो अगर आप देखें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मतलब ये कांस्टेंट b की जगह आप n भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट। तो डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूले हैं या इंटीग्रेशन वाले जो फॉर्मूले हैं, दे जस्ट द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट डिफरेंशिएशन इज। सिमिलरली अगर आपको e रेज टू पावर x dx से है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो e रेज टू पावर x आएगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन के अंदर देखा हो तो वो भी उसका भी फॉर्मूला यही होता है, d ऑफ e रेज टू पावर x अपॉन dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x ही होता है। साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस c, और उसमें क्या होता था, उसमें होता था cos x d ऑफ cos x अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x।
वही बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये माइनस टर्म इधर चली गई, dx ऊपर चला गया, तो यही चीज़ बन गई। सिमिलरली इसके अंदर भी यही है, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। तो अगर आप देखें तो जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनमें आपको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक डिफरेंशिएशन के लिए आप अलग याद रखें, इंटीग्रेशन के लिए आप याद रखें, आप सिर्फ एक चीज़ के लिए याद रखिए, आपकी दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये चीज़ें बाय ऑन टिप्स याद हो जाएंगी और आप ये मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेंगे। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुकलेट में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो सब दे रखे हैं, और जो इंटीग्रेशन के अंदर और जो तरीके होते हैं इंटीग्रेट करने के, वो सब आपको इंटीग्रल कैलकुलस में, मैथ्स में कराए जाएंगे। अभी तक के लिए आपको काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन और जो बेसिक चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स के अंदर जो भी यूज़ होंगे वो यही बेसिक फॉर्मूले यूज़ होंगे। बाकी इंटीग्रल जब आप कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्रोसीड कर पाएंगे। जिस भी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन लग रही होगी वो आप आराम से कर लेंगे।